दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या बीजेपी का आला कमान देवेंद्र फडणवीस जी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाएगा? इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा की 28 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए। उनमें से केवल 9 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार जीत हासिल कर सके। बीजेपी ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना और अजित पवार जी की एनसीपी, इन दो पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा और इस गठबंधन को 48 में से केवल 17 सीटें मिली। उनमें बीजेपी को 9, एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना को 7 और अजित पवार जी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को केवल 1 सीट मिली। यानी बीजेपी को करारी हार का सामना महाराष्ट्र में करना पड़ा। इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बीजेपी के आला कमान से ये पेशकश की कि उनको अपने पद से मुक्त किया जाए। यानी उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की और संगठन में काम करने की इजाजत मांगी, क्योंकि 3 महीनों बाद महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। अगर विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार महाराष्ट्र में बीजेपी और बीजेपी के अलायंस को सरकार बनानी है तो बीजेपी के प्रति इस वक्त जनता में जो नैरेटिव बना है, बीजेपी के प्रति जनता में जो गुस्सा नजर आ रहा है, उस गुस्से को कम करना होगा और इसके लिए किसी नेता को आगे आना होगा। देवेंद्र फडणवीस जी की जो पेशकश है, उस पेशकश को ठुकराते हुए, यानी प्रस्ताव को ठुकराते हुए अमित शाह जी ने यथास्थिति बनाकर रखने को कहा है। यानी देवेंद्र फडणवीस जी को अपने पद पर बरकरार रहने के लिए कहा है। महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले चुनावी हार के बाद उनको आगे आकर इस हार की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और अपना इस्तीफा देना चाहिए था। ऐसी भी दबे आवाज में चर्चा महाराष्ट्र में और बीजेपी में हो रही है, लेकिन इस हार की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस जी ने ली। अगर हम महाराष्ट्र में बीजेपी का वजूद देखें और बीजेपी का संगठन देखें और अगर हम महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं की एक तरीके से लिस्ट देखें तो उसमें देवेंद्र फडणवीस सबसे कद्दावर नेता है। यानी 2014 से लेकर 2019 तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के बीजेपी के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। भले इस एकनाथ शिंदे सरकार में देवेंद्र फडणवीस डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, मगर ये सरकार एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के नाम पर और वही चला रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस अपने पद से इस्तीफा देते हैं तो बीजेपी के लिए एक बुरा संदेश जनता में जा सकता है। सरकार अस्थिर हो सकती है। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी को अपने दम पर पूरा बहुमत नहीं मिला है। इस बहुमत न मिलने के कारण बीजेपी के सहयोगी दलों का आवाज बढ़ रहा है। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं लोकसभा चुनावों के बाद या नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से
यानी अजित पवार गुट की तरफ से आ रहे हैं उसे देखें तो बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति में महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर इस सरकार से हटकर देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के संगठन में जुड़ जाते हैं तो सरकार पूरी तरह से अस्थिर हो जाएगी। यानी अगर सरकार में रहते अगले 3-4 महीनों में जनता के लिए सरकार अच्छे काम करे और खासतौर पर मराठा रिजर्वेशन के सवाल पर सरकार किसी नतीजे पर पहुंचे और महंगाई, किसानों की समस्याएं जैसी जो समस्या है उसे निपटाने का प्रयास करे तो बीजेपी के पक्ष में माहौल बन सकता है। अगर हम लोकसभा चुनावों के नतीजों को ध्यान से देखें तो लगभग 158 सीटों पर यानी विधानसभा सीटों पर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को यानी इंडिया गठबंधन को महाराष्ट्र में बढ़त मिली है तो 128 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति को बढ़त मिली है। यानी एक तरीके से अभी भी बीजेपी अगर अपने संगठन में और अपने प्रति जनता में जो नैरेटिव और परसेप्शन बना है उसे दुरुस्त करती है तो बीजेपी लोक विधानसभा चुनाव में वापसी कर सकती है। इसकी एक उम्मीद अभी भी बाकी है। मगर अगर बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी को सरकार से हटाकर यानी उप मुख्यमंत्री पद से हटाकर संगठन में भेजती है तो उसके बुरे संदेश या उसका अच्छा मैसेज बीजेपी के प्रति पार्टी संगठन में और जनता में नहीं जाएगा। 2014 से लेकर 2024 तक महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे बड़े नेता रहे हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी का जो संगठन है और इस संगठन में या सरकार में जिन नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है वो सब नेता देवेंद्र फडणवीस जी के चुने हुए हैं। यानी एक तरीके से सरकार और पार्टी में देवेंद्र फडणवीस जी की बड़ी मजबूत पकड़ है। अगर इस समय यानी इस मुश्किल के समय में देवेंद्र फडणवीस जी को बीजेपी सरकार से हटाती है तो उनके समर्थक नाराज हो सकते हैं और बीजेपी का जो समर्थक मतदाता है वो भी नाराज हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी का प्रदर्शन बुरा रह चुका हो मगर अगर वोट शेयर की बात करें तो लगभग 1 से 1.5% में ही का गैप ही महाविकास आघाड़ी और महायुति में के बीच रह चुका है। यानी 1.5% का गैप बीजेपी कवर कर सकती है। लेकिन इसके लिए देवेंद्र फडणवीस जी का इस पद पर रहना जरूरी है। देवेंद्र फडणवीस की जगह विनोद तावड़े आ सकते हैं ऐसी चर्चा भी पिछले 4-5 दिनों तक मीडिया में होती रही और बीजेपी में भी होती रही। अगर देवेंद्र फडणवीस जी की जगह विनोद तावड़े जी आते हैं क्या वो महाराष्ट्र में इस मुश्किल घड़ी में बीजेपी को संभाल पाएंगे, संगठन को संभाल पाएंगे और सरकार में समन्वय बना पाएंगे? एक कहना भी बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। विनोद तावड़े जी को महाराष्ट्र प्रभारी की जिम्मेदारी बीजेपी दे सकती है। एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना के पार्टी के नेता और अजित पवार जी के पार्टी के नेताओं से भले ही विनोद तावड़े जी के अच्छे खासे रिश्ते हो मगर
पिछले 10 सालों में देवेंद्र फडणवीस जी ने जो अपनी राजनीतिक छवि महाराष्ट्र में बनाई है, उसे देखें तो देवेंद्र फडणवीस की जगह लेने वाला एक भी नेता इस वक्त महाराष्ट्र में नजर नहीं आ रहा। देवेंद्र फडणवीस के अलावा एक ही नेता महाराष्ट्र में बीजेपी को इस संकट से मुक्त कर सकता है या इस मुश्किल भरी समय से या घड़ी से बाहर निकाल सकता है। उस नेता का नाम है नितिन गडकरी। लेकिन नितिन गडकरी पर बीजेपी का आला कमान दाव नहीं लगा सकता, क्योंकि नितिन गडकरी इस वक्त दिल्ली की राजनीति में है और उनको महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। यानी एक तरीके से वो पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं करते। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस ही बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में जरूरी है। एकनाथ शिंदे जी के शिवसेना के नेता हो या अजित पवार गुट के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, इन सभी पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को अगर एकजुट रखना है, उनमें अच्छा खासा समन्वय रखना है, तो एक काम एक ही नेता कर सकता है। उस नेता का नाम है देवेंद्र फडणवीस। अगर देवेंद्र फडणवीस इस सरकार से हट जाते हैं तो सरकार में नाराजगी बढ़ सकती है और सरकार गिर भी सकती है। भले ही सरकार के पास 200 से ज्यादा विधायकों की संख्या हो, लेकिन अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, इन दो नेताओं से देवेंद्र फडणवीस जी की अच्छी दोस्ती है और खास तौर पर अजित पवार से। अगर आने वाले चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल करनी है और महाविकास आघाड़ी गठबंधन के एक तरीके से चुनौती को चैलेंज करते हुए या स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है या एक तरीके से बीजेपी को मजबूत करना है, तो देवेंद्र फडणवीस जी को महाराष्ट्र में बीजेपी के आला कमान को ताकत देनी पड़ेगी। 2014 से लेकर 2019 तक महाराष्ट्र में बीजेपी के सरकार और संगठन के बड़े फैसले देवेंद्र फडणवीस ही लेते थे, लेकिन 2019 के बाद बीजेपी के आला कमान का हस्तक्षेप, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, उनका हस्तक्षेप महाराष्ट्र की राजनीति में बढ़ा है। जिस प्रकार शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा है, उसमें बीजेपी के आला कमान का यानी केंद्रीय नेतृत्व का रोल महत्वपूर्ण रहा है। भले ही एक काम देवेंद्र फडणवीस जी को आगे कर बीजेपी के आला कमान ने किया हो और उसका ठिकरा देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर फोड़ा हो, मगर बीजेपी के आला कमान के प्रति महाराष्ट्र में जबरदस्त गुस्सा दिखाई देता है और लोकसभा चुनाव में वो दिखाई दिया है। खासतौर पर जिस जगह या जिन चुनावी क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने महाराष्ट्र में जनसभाएं की, लगभग उस 18 से 19 जनसभाओं में से 15 से 16 जगह बीजेपी के उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। यानी देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की जनता में नाराजगी जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा नाराजगी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के प्रति भी जनता में नजर आती है। आने वाला विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के नेताओं को आगे रखकर ही बीजेपी को लड़ना पड़ेगा। अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को अच्छा प्रदर्शन दोहराना हो तो बीजेपी के नेता के तौर पर और मुख्यमंत्री के तौर पर या उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी को देवेंद्र फडणवीस जी को ही आगे करना होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी का विकल्प पिछले 10 सालों में बीजेपी महाराष्ट्र में खड़ी नहीं कर पाई।
भले ही पंकजा मुंडे हो, विनोद तावडे हो, आशिष शेलार हो, चंद्रकांत दादा पाटील हो, या चंद्रशेखर बावनकुळे हो, या सुधीर मुनगंटीवार हो, जैसे बड़े कद्दावर नेता महाराष्ट्र में बीजेपी के पास है, मगर संगठन और सरकार चलाने का जज्बा और पार्टी को आगे बढ़ाने का देवेंद्र फडणवीस का जो जज्बा और तैयारी नजर आती है, वो कमी इन नेताओं में नजर आती है। यानी पूरी डेडिकेशन के साथ देवेंद्र फडणवीस जी ने 10 सालों में बीजेपी को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है, और खास तौर पर पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी को जनाधार मिल चुका है, या पश्चिम महाराष्ट्र में बीजेपी ने कुछ पॉकेट में अपनी जगह बना ली है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को खारिज करना या उनको उप मुख्यमंत्री पद से हटाना बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल आने वाले दिनों में पैदा कर सकता है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी की ताकत भी है और एक तरीके से मजबूरी भी। मराठा रिजर्वेशन के कारण देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति जनता में नाराजगी जरूर है, लेकिन अगर हम बीजेपी के नेताओं की लिस्ट देखें, अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के प्रति बीजेपी के समर्थकों की राय देखें, तो उसमें सबसे ज्यादा राय देवेंद्र फडणवीस जी के पक्ष में ही आ सकती है। यानी एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत जरूरी है। भले ही देवेंद्र फडणवीस जी के लिए आगे जाकर यानी विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी कुछ भी सोच सकती है, यानी उनको दिल्ली में कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, लेकिन विधानसभा चुनावों तक देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में ही रहेंगे ऐसा लग रहा है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।